चलिए, तो इतनी बातें जो बताई गई हैं ये हो चुकी हैं। लेट्स कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम्स। तो पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ चुका था हमारे सामने। मैं आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसा कुछ पढ़ा रहा था, गॉट इट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जैसा ऑर्गेनाइजेशन किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है, व्हाट वुड बी योर आंसर? कार्स। और अगर वो कार्स छोड़ के बाइक मैन्युफैक्चर करें तो उनको कम से कम कार के जो रिसोर्सेज बाइक मैन्युफैक्चरिंग में लगाने पड़ेंगे, वो ये काम तब करेंगे जब उनकी उतनी बाइक्स मार्केट में बिक जाए जितने की एक कार बिकती है। आपने एक चाट वाले को बोला कि तुम चाट का ठेला छोड़ के छोला भटूरा बेचो, तो उसने कहा मैं दिन भर में 50,000 रुपए की चाट बेच देता हूँ, बट 50,000 रुपए का छोला भटूरा बेचने में मेरे लिए बहुत टफ जॉब है। क्या वो यस बोलेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए एक धमाकेदार टेक्स्ट लिख लीजिए जिसमें आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर से वाला एग्जांपल लेते हैं। यू हैव 1,00,000 रुपीज विद यू। फर्स्ट ऑप्शन, 9% पे आप इसे अपने फ्रेंड को लेंड कर दीजिए। सेकेंड ऑप्शन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसे 7% पे इन्वेस्ट कर दीजिए। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल बी गिविंग यू हाउ मच मनी पर एनम? 70,000। एंड फ्रेंड वुड बी गिविंग यू हाउ मच मनी पर एनम? 90,000। सिंपल एज दैट। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि जो बच्चे ये पैसा फ्रेंड को लेंड करेंगे वो कौन सी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट दैट इज खो देंगे? एसबीआई से 70,000 कमाने की। तो फ्रेंड को जिन लोगों ने मनी लेंड किया उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 70। एंड दोज हु हैव पुट देयर मनी इन एसबीआई, देयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वुड बी 90। तो यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आईपीएल का मैच देखें या दोस्त की वेडिंग में जाएं। तो जो लोग दोस्त की वेडिंग में चले गए उनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा? आईपीएल। और जो आईपीएल क्रिकेट मैच देखने चले गए, वेडिंग। मान लीजिए आपके घर में रिलेटिव आए हैं और आपने क्लास का उस दिन गोला मार दिया, तो जो लोग घर में गेस्ट अटेंड करेंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? क्लास। और जो गेस्ट को इग्नोर करके लाखों करोड़ों का नुकसान करके क्लास में चले आए उनके लिए क्लास अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? घर वाले गेस्ट्स की हॉस्पिटैलिटी। समझ में आ गई बात? तो प्लीज इसको लिख लें सब लोग। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपके पास 4 घंटे हैं और आपके पास 2 तरीके इनको यूटिलाइज करने के लिए, ईदर प्रिपेयर फॉर द एग्जाम और डू चैटिंग ऑन फेसबुक। तो जो चैटिंग कर रहे हैं फेसबुक में वो चुलबुल पांडे हैं, जिनको अपने घर वालों का भी डर नहीं है कि कहीं मम्मी गर्दन ना काट दें आके। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ बच्चे एग्जाम के लिए पढ़ेंगे और कुछ कह रहे हैं कि नहीं हमको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, हम फेसबुक पे चैटिंग करेंगे। तो एग्जाम प्रिपरेशन वालों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? चैटिंग ऑन फेसबुक। एंड फेसबुक पे जो चैट कर रहे हैं उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? एग्जाम प्रिपरेशन। अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। टेक एन एग्जाम्पल कि आपको प्रयागराज से बेंगलुरु जाना है। इज दैट ओके? पहला ऑप्शन, ट्रेन से जाते हैं तो आपको खर्च करने पड़ेंगे 4,500 रुपीज, फर्स्ट एसी एंड खाने पीना। फ्लाइट से जाते हैं तो आपको खर्च करने पड़ेंगे 7,000 रुपए। अब कुछ बच्चे सोचेंगे चलो फ्लाइट से चलते हैं, जो मतलब जीनियस लोग होंगे कि जल्दी पहुंच जाएंगे, टाइम बचेगा, तो उन्होंने फ्लाइट का ऑप्शन लिया। क्या उन्होंने खो दिया? ट्रेन का चुरमुरा, ट्रेन का गंदा खाना, ट्रेन के गंदे लोग, ट्रेन का सोशल नेटवर्किंग, क्या कह रहे हैं, हाँ ट्रेन की सड़ी हुई चाय, जो अंडस जूस इसको बोलते हैं, ये सब आप त्याग कर देंगे। और जो कह रहे हैं नहीं हमको तो इन्हीं सब चीजों से प्रेम है, हमको इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, तो हम ट्रेन का गंदा पकौड़ी, सड़े हुए तेल में तली हुई ट्रेन की चाय, ये सब पियेंगे, तो हम ट्रेन से जाएंगे बढ़िया मौज करते हुए, 40 घंटे 35 घंटे में बेंगलुरु पहुंचेंगे। और हम एयरपोर्ट फ्लाइट से, मतलब एयरपोर्ट ना जाके फ्लाइट नहीं पकड़ेंगे। तो जिन्होंने ट्रेन का टिकट ले लिया बेंगलुरु जाने के लिए, व्हाट इज देयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? हाँ, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 7,000। यहाँ तो वैल्यू आपको दे दी ना, समझ में आ गया? एक और एग्जांपल लेते हैं। मैकडोनल्ड्स का बर्गर मैकालू टिक्की लेटर से 49 का है एंड बर्गर किंग का लेटर से 47 का है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैकडोनल्ड ही पसंद है, दिल गो टू मैकडोनल्ड्स। सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता था हैड देयर बीन नथिंग लाइक मैकडोनल्ड्स? तो मैकडोनल्ड्स में अगर आप बर्गर खा रहे हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ₹47। और जो लोग बर्गर किंग में बर्गर खा रहे हैं फॉर देम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 49। बात समझ में आई?
तो कॉमर्स पढ़ने वालों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट साइंस, और साइंस पढ़ने वालों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉमर्स। फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए फाइनेंस करने के लिए कॉल आ गया, सिलेक्शन हो गया आपका, एंड सो कॉल्ड आईआईटी मुंबई से भी आपको एमबीए करने का कॉल आया। मान लेते हैं कि आईआईटी मुंबई में फीस है अराउंड 30 lakhs एंड आईआईटी अहमदाबाद, सॉरी आईएम अहमदाबाद इज 25 lakhs। दोनों जगह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इक्वली गुड। आपने आईआईटी मुंबई से सोचा कि हम एमबीए करेंगे, आईआईटीज में एमबीए भी चलता है आजकल, तो 30 लाख रुपए आप खर्च करेंगे, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 25 लाख। और जो बच्चे आईएम से अहमदाबाद से एमबीए कर रहे हैं, व्हाट इज देयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? समझ में आ गई बात? प्लीज कॉपी दी सुपर मल्टीपल एग्जाम्पल चिल्ड्रन। तो जो आपने सैक्रिफाइस किया वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझ गए? बी क्विक टू दिस। तो लोगों को समझ में आ गया बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब? तो जो आपने लूज किया, प्राप्त कर सकते थे, वही होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो 10th क्लास के बाद कुछ बच्चे सोचते हैं कि सीबीएसई से पढ़ाई करें, कुछ सोचते हैं आईएससी बोर्ड से पढ़ाई करें। पहले आप किस बोर्ड से पढ़ाई कर रहे थे इससे कोई मतलब नहीं है। तो मान लीजिए कुछ बच्चों ने सोचा कि हम सीबीएसई से पढ़ाई करेंगे और पूरा साल भर का पढ़ाई का खर्चा 1 लाख, और आईसीएसई से पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई का खर्चा मान लो 1,10,000। तो जो सीबीएसई से पढ़ेंगे उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 110। और जो आईएससी बोर्ड से पढ़ाई करेंगे उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 लाख। चलिए, ये बात सबको समझ में आ गई? पक्का? कंफर्म? चलो, तो अपनी कॉपी में आप हेडिंग लिखिए 3 मोर प्रॉब्लम्स, या पहले चलिए इसको कंप्लीट करते हैं फिर आगे आते हैं। खैर, माइक्रो मैक्रो तो आपको समझ में आ गया क्या था? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस समझ में आ गया। इसी में हम दूसरी प्रॉब्लम भी पढ़ लेते हैं, टाइटल्ड एज हाउ टू प्रोड्यूस व्हाट। तो अपनी हेडिंग डालिए कॉपी में, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच नहीं, हाउ टू प्रोड्यूस। Put the next heading in your copies, how to produce. So चलो, अगर हम कॉस्ट सेव करना चाहते हैं तो हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? कॉस्ट की सेविंग करनी है, पर यूनिट आउटपुट बहुत सस्ता हो, तो आप कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? कैपिटल इंटेंसिव। और अगर आपको वेलफेयर विद फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे फोकस करना है, नो बडी शुड बी सिटिंग आइडल, तो आप कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? लेबर इंटेंसिव। तो प्लीज लिख लीजिए, फॉर कॉस्ट सेविंग विल बी यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, मोर ऑफ मशीन्स लेस ऑफ वर्कर्स। और अगर सब लोगों को जॉब देना है तो क्या यूज करेंगे बच्चों? लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव बोले तो मोर ऑफ वर्कर्स एंड लेस ऑफ मशीन्स। हाँ पूछिए। नहीं, ये डिपेंड करता है किस तरह की कंट्री है। अगर मान लीजिए कि हम एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल होना कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ब्रीडअप करेगा। तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाएगी, मशीनरी इतनी महंगी कर देगी कि आप चाह के मशीन एम्प्लॉय नहीं कर पाएंगे। एंड अबव ऑल, जिस कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है ना, वहां पे जो लेबर के चार्जेस, वेजेस होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो हमारे घरों में हो सकता है डिश वॉशर हो, बट जनरली हम बर्तन किससे धुलवाते हैं? बर्तन वाली आती है ना। अब तो जैसे आपकी क्लास है, मान लीजिए पहले आप भी ये काम कर सकते थे, तो लाख लोग अपने घर में वॉशिंग मशीन रख लें, माइक्रोवेव ओवन रख लें, वॉटर क्लियर, लाख लोग सो कॉल्ड वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर वगैरह रख लें, बट बर्तन वो स्टिल हाथ से वर्कर से धुलवाना पसंद करते हैं क्योंकि उसका वेजेस बहुत कम है। तो ये ऑटोमेटिक इफेक्ट होता है। द कंट्रीज हैविंग ह्यूज लेवल ऑफ पॉपुलेशन, ऑटोमेटिकली लेबर इतना सस्ता होगा कि मशीन से प्रोड्यूस करना आपको थोड़ा सा महंगा लगेगा। तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे आप? लेबर इंटेंसिव। समझ में आ गया? एंड अगर कंट्री में बहुत ज्यादा वर्कर्स है ही नहीं, तो मरता क्या ना करता, आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आप मशीन ही यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फॉर whom टू प्रोड्यूस। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, शायद आपने ये शब्द सुने हो।
कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। किसी ने सुना है ये शब्द आज से पहले? सोशलिस्ट और सोशलिस्टिक एक ही बात है। एंड एट लास्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। सबने सुने हैं वर्ड्स? सबने सुने? मनीष जी आपने सुना है? मनीष जी आपने सुना है? हार्दिक जी आपने सुना है? ये सीबीएसई वाले बच्चों ने सुना होगा, एससी वाले बच्चों ने नहीं सुना होगा। क्यों सर? उनके कान खराब थे या सर उनके कान में आवाज नहीं गई? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग बेसिकली 9th-10th क्लास में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं और सीबीएसई स्टूडेंट्स सोशल स्टडीज में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो मैं मीनिंग बताता हूं आपको। बहुत ही मजेदार चीजें हैं, बहुत ही मजेदार, मजा आएगा पढ़ने में आपको। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। ऐसी कंट्री जहां पे सारे रिसोर्सेज, जिसको आप बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आर ओन्ड बाय प्राइवेट बिजनेसमैन। ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। डिफरेंस समझ में आ गया? इंडिया का जितना लैंड होगा, जितने वर्कर्स को हायर करने की कैपेसिटी होगी, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जितना पैसा होगा, सब अगर गवर्नमेंट के पास है, द कंट्री विल बी कॉल्ड एज सोशलिस्टिक। बट अगर अंबानी और अडानी जैसे ही लोग हैं, गवर्नमेंट जैसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, देन इट इज कॉल्ड एज कैपिटलिस्टिक। बच्चों, हिटलर का नाम सुना है? किस कंट्री को बिलोंग करता था? जर्मनी बेसिकली। तो हम बोलते हैं कि जर्मनी वॉज नॉट अ डेमोक्रेसी। जर्मनी डेमोक्रेसी नहीं था। आज क्या, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जर्मनी डेमोक्रेसी नहीं था। तो डेमोक्रेसी नहीं था तो क्या था सर? कैसी डेमो था? डिक्टेटरशिप इकोनॉमी थी। डिक्टेटरशिप पॉलिटिकल सिस्टम का क्या मतलब होता है सर? टीचर डिक्टेट कर रहा है, बच्चा लिख रहा है क्लास में, किंग है और उसी की जनरेशन फिर आगे आती है। जैसे आपने वो कोरिया का कौन सा किंग जोंग माऊ 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 कर रहा है, हाँ, किंग जोंग उन, वो ऊन लपेट के सो कॉल्ड निकलता है सर्दी में, तो उसका नाम किंग जोंग उन रख दिया है। तो वहां पे भी सिस्टम क्या चलता है? डिक्टेटरशिप। किसी को देख लिया सोते हुए, वहीं गोली मार दी जाती है उसको। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा होता है। एक दो बार उनके पार्लियामेंट में हुआ, मीटिंग चल रही थी, तो एक दो नेता लोग सो रहे थे, गोली मार दी वहीं पे उसको। तो ये डिक्टेटरशिप लोग होते हैं। मतलब ये बेसिकली वो जो मोनार्की नहीं चलती थी किंग्स और क्वींस की, आज भी वहां पे है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह मोनार्की है। इंग्लैंड में तो आज भी किंग और क्वीन है, बट वहां पे तो इंडिया की तरह इलेक्शन होते हैं जैसे डेमोक्रेसी चलती है। तो किंग एंड क्वीन वहां पे है जरूर, बट वो कंट्री को चलाते नहीं है। उनके यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, बट उसके ऊपर प्रेसिडेंट नहीं है। प्रेसिडेंट वाला काम कौन करता है? किंग एंड क्वीन करते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पापा ने एक बिजनेस सेटअप किया 50 साल, या दादाजी ने बिजनेस सेटअप किया 50 साल पहले। बिजनेस बहुत फल फूल गया। अब सोचा गया कि बिजनेस को और एक्सपैंड करना है, तो 2 4 5 रिश्तेदारों से भी और पैसे वगैरह लिए गए और उनको भी बराबर का प्रॉफिट दिया गया। अब उसकी ऑल इंडिया ब्रांचेस खोल ली है, वर्ल्ड वाइड उसको फैलाना है। तो क्या 2 4 10 रिश्तेदार इतना पैसा दे देंगे कि वो बिजनेस बड़ा हो जाए? नो। आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि भाई हमको पब्लिक से पैसा कलेक्ट करने की अथॉरिटी दी जाए। गवर्नमेंट कहेगी ठीक है, आपका जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, नाउ इट इज टेकिंग द शेप ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जहां पे आप पब्लिक से पैसा कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं। बट कंडीशन एक है, आपको हर साल अपने प्रॉफिट की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स गवर्नमेंट एजेंसी से थर्ली चेक करवानी पड़ेगी, ताकि आपने जो भी कमाया, आप उसमें से अच्छा डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा अपने उन लोगों को दें जिन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया है। तो हल्दीराम एक जमाने में मोहल्ले का वैसे ही पप्पू हलवाई था जैसे आपके घर के बगल में है, बट आज क्या हल्दीराम पप्पू हलवाई है? नो। हल्दीराम बिजनेस बहुत बड़ा चला, उन्होंने फ्रेंचाइज सेंटर्स खोले, बहुत पैसा लगाया। टुडे हल्दीराम इज वर्किंग लाइक अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे दादाजी के दादाजी के दादाजी, मान लीजिए 17th सेंचुरी में बहुत बड़े साहूकार थे, पैसा लोगों को देते थे, इंटरेस्ट लेते थे। उसके बाद ब्रिटिश सिस्टम आया, ब्रिटिशर्स के चमचे बन गए, ब्रिटिशर्स ने और फायदे दिए उनको, वगैरह वगैरह वगैरह। अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया 1947 में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि अब इस तरह की चमचागिरी, जमींदारी, साहूकारी नहीं चलेगी। समझ में आ गया? आपको अगर इस तरह का बिजनेस सेटअप करना है, तो यू नीड टू कॉल योर सेल्फ एज व्हाट चिल्ड्रन? बैंक। और इस बिजनेस को चलाने के लिए मिनिमम 50-60 लोग होने चाहिए। तो मेरे दादाजी तो अब चले गए मान लीजिए, उसके बाद मेरे पापा को जिम्मेदारी दे गए कि भाई अपने 50-60-100 दोस्तों को इकट्ठा करो, पैसा लगवाओ, सेटअप अ व्हाट इज कॉल्ड एज जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड देन वर्क एज अ बैंक। बात समझ में आई?
तो आपके पापा के पास कार होगी, बट क्या आप उस पर्सनल कार को टैक्सी की तरह यूज कर सकते हैं? नो, गवर्नमेंटल रूल है, आपको उसका रजिस्ट्रेशन पर्सनल से कमर्शियल करवाना पड़ेगा, टैक्सेस थोड़े ज्यादा देने पड़ेंगे, हर 2 महीने पे उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनेगा, क्योंकि उस गाड़ी की रनिंग बहुत ज्यादा होगी। तो थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, कानून बदल जाता है। वही चीज बच्चों यहाँ पे भी है। तो अगर देश ऐसा हो जहां पे हिटलर जैसे लोग हों, व्हाट दे से हैव टू बी फॉलोड, कौन सा सिस्टम बोलेंगे आप? डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप। बट वेयर इट इज गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। सर, इन द पीपल, टू द पीपल, देयर पीपल, हेयर पीपल। अरे प्रेपोजिशन का एग्जाम नहीं चल रहा है, तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? डेमोक्रेसी। व्हाट? डेमोक्रेसी। तो अगर कंट्री ऐसी हो where all the resources of production, land, labor, capital, entrepreneur, सब कुछ owned by अडानी, अंबानी, मैं और आपका है, it is called as capitalistic। and जहां पे गवर्नमेंट इन सारी चीजों को ओन करेगी, the system is what children? सोशलिस्टिक। सबको इतनी बात समझ में आ गई? अडानी और अंबानी बच्चों वेलफेयर की बात करेंगे या प्रॉफिट कमाने की बात करेंगे? प्रॉफिट कमाने की। एंड गवर्नमेंट क्या करेगी? वेलफेयर की बात करेगी। सो wheresoever we talk of welfare children, it is known as which system? सोशलिस्ट। प्रॉफिट मेकिंग की बात करेंगे तो कैपिटलिस्ट। जहां एरो लगा दिया वहीं आंसर निकल गया लोगों का। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? कंज्यूमर की सॉवरेनिटी, चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होगा, सोशलिस्ट में नहीं होगा। सोशलिस्ट में आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो एक जमाना था जब यू कैन से कि इंडिया में सारी चीजें गवर्नमेंट ओन करती थी। 1948 में इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई कि भाई गवर्नमेंट कुछ बिजनेसेस को रेगुलेट करेगी और कुछ खुद चलाएगी। कोई अचीवमेंट नहीं हुआ। 1956 में दूसरी इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उससे भी कोई खास अचीवमेंट नहीं हुआ। 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी जब बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे कांग्रेसी गवर्नमेंट में, उन्होंने फॉरेन पार्टिसिपेशन इंडिया में इनवाइट किया। दैट वाज द टाइम जब ये कोक, पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स वगैरह वगैरह कंपनीज फॉरेन कंट्री से इंडिया अपना बिजनेस सेटअप करने आई, अपने साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आई। मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आई तो यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, एंड कंट्री वेलफेयर के साथ साथ प्रॉफिट मेकिंग भी करने लग गई। सो हर वो कंट्री where resources are owned by government, motive is to provide social welfare, and जरूरतमंद लोगों की चिंता ज्यादा होनी चाहिए। It is known as which system? Socialistic. But that which is owned by private sector, motive is what? Profit motive. It is called as what children? Capitalistic. अब बच्चे कहेंगे सर then what is mixed economy? जहां पे ये दोनों चलता है चिल्ड्रन, we call that economy as what? Mixed economy। तो रिलायंस, अडानी एंटरप्राइजेस जैसे बिजनेसेस किस लिए काम करते हैं? प्रॉफिट के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस लिए काम करती है? वेलफेयर के लिए। तो गवर्नमेंट को अगर कहीं पे हैंडपंप लगाना है, गवर्नमेंट को कहीं पे लेटस से कोई सरकारी स्कूल स्टार्ट करना है, विल दे सी टू इट कि यहाँ प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? नो, दे विल सी टू इट कि यहाँ पे वेलफेयर होगा कि नहीं होगा, दे विल स्पेंड मनी। बट क्या अडानी, अंबानी, हम या आप ऐसे काम कर सकते हैं? नो, क्योंकि हमें प्रॉफिट नहीं होगा तो हम चलेंगे कैसे? गवर्नमेंट को तो भाई टैक्स से पैसा आता है, क्या प्राइवेट बिजनेसमैन को टैक्स से पैसा आता है? नॉट एट ऑल। तो इंडियन इकोनॉमी इज विच टाइप ऑफ इकोनॉमी चिल्ड्रन? मिक्स्ड इकोनॉमी। समझ में आ गया व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम? सोशलिस्टिक समझ में आ गया, कैपिटलिस्टिक समझ में आ गया। अब इसके बारे में और हम लोग विस्तार से बात करेंगे, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा आप लोग। सो फॉर हुम टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, दोनों ही बातें। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी we'll produce those goods and services जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, जिसपे एंटरप्रेन्योर्स को बच्चों प्रॉफिट ज्यादा होगा। एंड इफ वी आर अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, we'll produce goods and services for the needy people, and we'll try to implement the policy of welfare। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, क्या बच्चों 10 लाख रुपए फीस है एमबीए करने की? नो, मिनिमम फीस है। तो दे रन ऑन विच पैटर्न? सोशलिस्टिक। बट प्राइवेट एमबीए कॉलेज में तो 20-25 लाख रुपए आपका लग जाएगा। इट इज कॉल्ड एज। तो इंडिया में दोनों है। तो कैपिटलिस्ट का काम है कि वो गुड्स बनाए जिनकी डिमांड मार्केट में ज्यादा हो, एंड कंट्री अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट। Whereas government will focus to improve the level of standard of
needy people so as to provide them more and more what children? Social welfare. Be quick to this. चलिए, तो इन नटशल आपको समझ में आ गया ना कैपिटलिस्टिक सोशलिस्टिक होता क्या है? चलिए आगे चलते हैं. सो सारे आंसर्स मिल गए, सारे आंसर्स मिल गए. चलिए, put the next heading in your copies, branches of economics. अगर आपका इंडिविजुअल रिजल्ट क्लास 10th में कैसा आया, somebody asks, it is known as micro study. And children, पूरे क्लास का रिजल्ट परफॉर्मेंस अगर आपसे पूछा जाए, ग्रुप स्टडी, इट इज नोन एज मैक्रो. योर इनकम कंपेयर्ड विद द इनकम ऑफ उत्तर प्रदेश चिल्ड्रन, तो आपकी इनकम माइक्रो हो जाएगी और यूपी की इनकम मैक्रो. एंड चिल्ड्रन, आपके उत्तर प्रदेश की इनकम को पूरे कंट्री की एवरेज इनकम के साथ कंपेयर किया जाए, उत्तर प्रदेश की इनकम विल बी कॉल्ड एज माइक्रो, और आपकी इनकम को क्या बोला जाएगा, सॉरी कंट्री की इनकम को क्या बोला जाएगा, मैक्रो. समझ में आ गया चिल्ड्रन? समझ में आ गया? प्लीज अपडेट दिस फास्ट. आप स्कूल की कैंटीन में गए और आपने देखा ढेर सारा खाना अवेलेबल है, आप क्या सब कुछ खरीद लेंगे? हपशी थोड़ा सर, हम आप उतना ही खरीदेंगे जितना आपको खाने का मन होगा या खिलाने का मन होगा दोस्तों को. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? माइक्रो. और पूरी कैंटीन में जो अवेलेबल है, मैक्रो. तो इंडिया को कंपेयर करते हैं वर्ल्ड के साथ, तो इंडियन इकोनॉमी विल बी कॉल्ड एज माइक्रो और वर्ल्ड की इकोनॉमी मैक्रो. समझ गए? चलिए, सो माइक्रो की छोटी सी डेफिनेशन लिख दीजिए. फोकसेस ऑन इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी. हाउस होल्ड जैसा एक शब्द आपको यहां पे बच्चों नजर आ रहा होगा, यस और नो? चिल्ड्रन, यस और नो? तो हाउस होल्ड्स का मतलब यहां पे होता है इंडिविजुअल, एंड फर्म का मतलब यहां पे होता है बिजनेस. तो एक इंडिविजुअल एज वेल एज एक बिजनेसमैन कैसे डिसीजन लेगा कि मार्केट में उसे क्या बेचना है, कब बेचना है, कितना बेचना है, इट इज नोन एज माइक्रो. बट गवर्नमेंट जब डिसीजन लेती है बच्चों, जैसे अभी आएगी 2000 का जो नोट है, अभी ये वैलिड रहेगा, बट सितंबर तक आप लोग ये सारे नोट जाके बैंक से एक्सचेंज कर लें. दैट रूल इज फॉर होल इंडिया और फॉर सम स्टेट ओनली? होल इंडिया. तो ये हो जाएगा मैक्रो, ये हो जाएगा मैक्रो. बैंक ने अपनी गाइडलाइंस रेडी कर ली कि हमको एक अलग से काउंटर लगाना है जहां पे 2000 के करेंसी नोट्स का एक्सचेंज होगा, और ये काउंटर सवेरे 11:30 बजे से लेकर दिन में 2:30 बजे तक ही ऑपरेटिव होगा, और इसके आगे पीछे कोई आएगा तो हम नोट एक्सचेंज नहीं करेंगे. तो ये हर बैंक का अपना रूल है, तो दिस रूल विल बी कॉल्ड एज माइक्रो. बट पूरे इंडिया में 2000 का नोट गवर्नमेंट ने विड्रॉ करने की बात की, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मैक्रो. तो पीपल अंडरस्टूड द बेसिक मीनिंग चिल्ड्रन? आपने कर लिया? तो हाउस होल्ड का मतलब होता है इंडिविजुअल पीपल, मैं और आप, और फर्म्स का मतलब होता है बिजनेस कम्युनिटी. सबने लिख लिया बच्चों? चलिए, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी एज अ होल. ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे. मारुति वालों ने एक सस्ता सप्लायर रॉ मटेरियल का चाइना में ढूंढ लिया, तो ये सारी कंपनीज को बेनिफिट देगा इंडिया में ऑटोमोबाइल की, या सिर्फ मारुति को? सिर्फ मारुति को. व्हाई इज इट सो? बिकॉज उन्होंने ढूंढा है. तो इट इज इंडिविजुअल एफर्ट और ग्रुप एफर्ट, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है. बट गवर्नमेंट ने कार्स पे जो 28% का जीएसटी था चिल्ड्रन, लेटस से रिड्यूस करके लगा दिया कितना? 18%. ऑल कार्स वुड गेट चीपर इन द मार्केट, या सिर्फ कुछ? ऑल कार्स, क्योंकि भाई टैक्स तो सब पे लगता था ना, अब कम टैक्स सब पे लगेगा. तो जब ऑल द कार्स विल गेट चीपर इन द मार्केट, व्हाट विल हैपन टू द प्रॉफिटेबिलिटी चिल्ड्रन? बढ़ जाएगी प्रॉफिटेबिलिटी की घट जाएगी? बढ़ जाएगी. बट दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? मैक्रो, नॉट माइक्रो. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात का? सो कंट्री में सारे रिसोर्सेज इफेक्टिवली इंप्लॉयड हैं कि नहीं, यूज हो रहे हैं कि नहीं, कंट्री में सब लोगों को जॉब मिला है कि नहीं, इनकम डिस्ट्रीब्यूट कुछ लोगों में ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी और कुछ में कम. कैसे इस गैप को कर्टेल करेंगे? बाय इम्पोजिंग व्हाट चिल्ड्रन? इम्पोजिंग टैक्स. रिच कम्युनिटी विल बी टैक्स्ड मोर and poor community would be taxed less. Thereafter balance of payment, ये क्या है सर?
अच्छा सर समझ गए, वो तराजू होता है ना सर, दोनों तरफ नोट रखेंगे। अरे नहीं भैया, बैलेंस ऑफ पेमेंट वो नहीं होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड होता है इंडिया का पूरी दुनिया के साथ रिगार्डिंग इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो ये ऑल इंडिया लेवल पे कही जाने वाली, डिस्कस करने वाली बातें हैं। सो वील बी कॉलिंग एज अ पार्ट ऑफ व्हाट स्टडी चिल्ड्रन, मैक्रो। समझ में आ गया? तो आप सिर्फ अपने लिए सोचते हैं घर में, बट आपके पेरेंट्स फुल फैमिली के लिए सोचते हैं। तो पेरेंट्स का फुल फैमिली वेलफेयर इज कॉल्ड एज व्हाट, मैक्रो। और आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो इट इज माइक्रो। सो पुट दिस डेफिनेशन क्विकली चिल्ड्रन, क्विक क्विक। चलिए, सो स्कोप ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? ये इन नटशेल आपका सिलेबस है चिल्ड्रन। आप कितनी रोटी एक बार में खा सकते हैं? जवाब दीजिए। 2, 1, 5, 10। तो अगर किसी की 5 चपाती में भूख मिटती है, कब तक चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा? जब तक 5 हो नहीं जाती। और कब रुक जाएगा? जब 5 हो जाएगी। याद है बेसिक टर्म्स में मैंने यूटिलिटी का एक कॉन्सेप्ट बताया था। हमने ज्यादा से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी, बट एक पॉइंट ऐसा आया कि हमको कोल्ड ड्रिंक पीने से कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। क्या अगली बार आप बोली कोल्ड ड्रिंक पियेंगे विच गिव्स यू जीरो सेटिस्फैक्शन? नो। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। बिजनेसमैन अगर 100 यूनिट बनाता है तो उसको बहुत प्रॉफिट होता है। अगली 50 बनाने में प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ज्यादा बेचने के लिए दाम गिराना पड़ेगा। बट 151st यूनिट जब वो बनाता है तो ये वाली यूनिट उसको लॉस दे देती है। क्या वो ये यूनिट बनाएगा? नो। दिस इज नोन एज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। सिमिलरली अगर मैं इकलौता हूं, अब देखिए बेसिक टर्म्स काम आएंगे आपको। मोनोपोली हूं, क्या मेरे को रेट डिसाइड करने के लिए मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर को देखना पड़ेगा? नो। बट इफ आई एम अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, आई रिपीट, आई एम अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, मेरे जैसे ढेर सारे हैं बाजार में, क्या हम बहुत महंगे में सामान चिपका सकते हैं? नो। तो आप समझ लीजिए कि सब्जी मंडी में आलू बिक रहा है तो इट इज अवेलेबल विद एवरीबडी। क्या वो बहुत महंगे में कोई बेच पाएगा? नो। ब्रोकली सिर्फ मेरी दुकान पे बिकती है और किसी की दुकान में बिकती है, व्हाट विल बी इट्स प्राइस? हाई। व्हाई हाई? बिकॉज मैं मोनोपोली डीलर हूं और किसी के पास ये है ही नहीं। समझ गए? स्कार्सिटी। सो बच्चों, ऐसी कुछ बातों का जिक्र आप कहां पे करेंगे? माइक्रो में। पूरी कंट्री में डिमांड जितनी है और सप्लाई जितनी है, उसी का मिसमैच विल रिजल्ट इनटू इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। बाजार में गुड्स ढेर सारे पड़े हैं, ढेर सारे, भयंकर, और खरीदार कोई है ही नहीं। क्या करेगा बेचारा शॉपकीपर? सस्ते में बेचेगा। ऐसा पूरी कंट्री में चलता रहेगा। तो सस्ते में जब बिकेगा, पूरी कंट्री में ऐसा चलेगा, व्हाट विल हैपन टू द प्राइसेस चिल्ड्रन? इट विल गो डाउन और गो अप? व्हेन इट विल गो डाउन, you will have to face deflation और inflation। deflation। समझ में आ गया? मार्केट में बहुत पैसा है लोगों के पास, इतना पैसा है कि बेसन में लपेट के पकौड़ी तल के पैसे ही खा रहे हैं। पैसे की कमी नहीं है, बट गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो अगर किसी शॉप पे आप देखें, ध्यान दें, भयंकर भीड़ नजर आएगी, बट सामान उसके पास उतना है नहीं। तो जो भी एग्जिस्टिंग गुड्स होंगे बच्चों, इट विल बी सोल्ड एट अ वेरी हाई प्राइस, और नॉर्मल प्राइस और लो प्राइस हाई, क्योंकि लोग पैसा लेके खड़े हैं बट सामान इतना है ही नहीं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इन्फ्लेशन। क्या इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन बहुत भयंकर होना कंट्री में अच्छी बात है? थोड़ा मोड़ा हो चल जाता है, बट बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। ये भी चैप्टर इसी से मिलता जुलता है। प्लस इसमें आप इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ते हो, पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ते हो, गवर्नमेंट को कहां से रेवेन्यू आता है और देश चलाने के लिए गवर्नमेंट उसको कैसे खर्च करती है। ऑल दिस वी टॉक वेयर चिल्ड्रन? इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैं 2 डंडी यहां पे और बना देता हूं। आई वांट कि लोग इसको कॉपी कर लें। चलिए, राइट डाउन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, देन राइट पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब गवर्नमेंट का पैसा टैक्स के तरह से कलेक्ट करना और उस पैसे को पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करना। एंड देयर आफ्टर वी हैव
पब्लिक फाइनेंस में हमारा मनी से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाएगा। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हो चुका है। एंड देन वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। सो हाउ योर फादर अर्न्स मनी, हाउ इट इज स्पेंड फॉर द फैमिली, ये सब कुछ माइक्रो है। गवर्नमेंट ये काम पूरे देश में कैसे करती है, इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, मैक्रो। सिंपल एज दैट। अपडेट क्विकली। चलिए अब कहानी से पर्दा उठाते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का आधा इनडायरेक्ट सिलेबस है जो आईएससी वाले बच्चे 12th में पढ़ते हैं और सीबीएसई वाले 11th में। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस है जो आपको सबको क्लास 12th में ही पढ़ाया जाएगा। समझ में आ गया? इसमें भी न्यूमेरिकल है, इसमें भी न्यूमेरिकल है, इसमें भी न्यूमेरिकल है, इसमें भी न्यूमेरिकल है, इसमें भी न्यूमेरिकल आता है, इसमें तो बहुत भयंकर न्यूमेरिकल आता है, इसमें भी न्यूमेरिकल आता है। हर चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं। क्लास 12th में पेपर में कम से कम 16 से 20 नंबर के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में। गॉट इट क्लियर? चलिए डन ऑल, सबने लिख लिया? चलो मूविंग अहेड। सो माइक्रो और मैक्रो के कुछ डिफरेंसेस है, खैर नोट्स में ही आपको मिलेंगे, नॉट टू वरी एट ऑल। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर हम पर्पस देखें कि क्या है, सब्जी मंडी में दाम कब ज्यादा होता है, सवेरे के टाइम पे या शाम के टाइम पे? सवेरे के टाइम पे, क्योंकि उस समय डिमांड ज्यादा है लोगों की और सब्जी बेचने वाले कंपैरेटिवली कम है। शाम को क्या है कि सबको अपने घर भागना है, तो सब्जी वाला भी कहता है कि औने पौने में बेच के निपटाओ, जल्दी से घर चलो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पर्पस है इंडिविजुअल मार्केट, एक पर्टिकुलर सब्जी मंडी या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स की स्टडी करना। वेरएज पूरी कंट्री में अगर आपने परमाणु मूवी देखी हो चिल्ड्रन, तो उसमें जो लोकल स्पाई होता है यूएस का और जो पाकिस्तान का एक आईएसआई एजेंट होता है, आपस में बात करते हैं ना कि मैं पक्की गारंटी करता हूं कि ये न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने कांदा पूरे जयपुर से इकट्ठा कर लिया है। कांदा क्या होता है? अनियन बेसिकली। अब अनियन क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन अनियन डालेंगे? नो। जैसे बोलते हैं ना कि गर्मी का सीजन है, लू चल रही है, आप प्याज खा लीजिए तो आपको लू नहीं लगेगी। उसकी जो लेटेंट हीट होती है, तासीर बेसिकली, वो ठंडी होती है, तो आपको बीमारी नहीं पकड़ेगी। वैसे ही जब न्यूक्लियर टेस्ट किया गया तो जमीन में ढेर सारी जगह पे उन्होंने प्याज गाड़ दिया था। तो ये बात आपने तो शायद परमाणु मूवी देखी होगी, बट आई वॉज ट्रेवलिंग वंस अपॉन अ टाइम ईयर्स अगो, मुंबई में नहीं, 2009-10 की बात है। मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे को एक इंडियन आर्मी का ऑफिसर मिल गया, तो काफी डिस्कशन होते रहे, तो उन्होंने बताया, तो ये बात होने लग गई कि मैं क्या करता हूँ, तो मैंने बताया मैं इकोनॉमिक्स अकाउंट्स का टीचर एंड ऑल दैट। उन्होंने कहा कि आपको पता है एक बार प्याज का दाम बहुत बढ़ गया था। मैंने कहा हाँ, खेती खराब हो गई थी। कह रहे नहीं, खेती नहीं खराब हुई थी, वो सारा का सारा प्याज पूरे इंडिया से जहां से आ सकता था, परमाणु मूवी में तो दिखाया गया कि लोकल परचेज किया गया, इंडिया के हर कोने से प्याज मंगाया गया था। जहां पे न्यूक्लियर टेस्ट करना था, जमीन में अनियन दबा दिया गया था, गाड़ दिया गया था, ताकि जब न्यूक्लियर टेस्ट से फिशन और फ्यूजन हो, गर्मी इतनी पैदा हो, तो आग लगने के चांसेस कम हो जाए। सो दैट ऑफिसर टोल्ड मी ईयर्स अगो। तो जब हमने परमाणु मूवी देखी तो मैंने रिकॉल किया उस बात को कि जो उसने बताया था वो सही बात थी। और आज भी लोग बोलते हैं कि पोखरण में जहाँ टेस्ट हुआ था, वहां जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, अपने आप आग लग जाती है, जमीन पे अपने आप आग लग जाती है वहां पे। क्यों? क्योंकि आज भी वहां पे कुछ ना कुछ रिएक्शंस चलते हैं। तो वो याद होगा लोगों को डायलॉग, तो अनियन क्यों महंगा हो गया था पूरे इंडिया में? क्योंकि सारा का सारा अनियन तो वो लोग ले गए, तो मार्केट में सप्लाई कम हो गई, बट डिमांड तो उतनी है, सैलेड तो हमको खाना ही खाना है। अच्छा सलाद बोल देता हूँ, चलिए, सैलेड कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो इसलिए अनियन 170-180 रुपए केजी चला गया था। शायद आपने इतना महंगा अनियन नहीं खरीदा होगा, आप उस समय पैदा भी नहीं होंगे, ये बहुत पुरानी बात है। अरहर की दाल की एक बार फसल खराब हो गई थी इंडिया में, ये तो अभी 4-5-6 साल पहले की बात है, और अरहर का दाल का प्राइस 125-150 तक पहुंच गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, दूसरी कंट्री से दाल को इंपोर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे जो किसान था जिसको इतनी दाल बेचनी होती थी, अब दाल का स्टॉक इतना है, तो उसको भी अपना घर चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, तो ही स्टार्टेड डिमांडिंग मोर मनी। जब किसान से महंगी दाल होलसेलर ने खरीदी, तो होलसेलर विल ऑल्सो चार्ज मोर मनी फ्रॉम द रिटेलर। जब रिटेलर महंगा खरीद के आया, तो वो हमारे आपके जैसे कस्टमर से भी ज्यादा पैसा लेके ही बेचेगा। तो गवर्नमेंट ने सोचा भाई ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, रईस लोग आप जैसे तो खरीद लेंगे, बट मेरे जैसे गरीबों का क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने दूसरी कंट्री से अरहर की दाल को इंपोर्ट करना स्टार्ट किया कि यहाँ पे जो स्टॉक की शॉर्टेज चल रही है, ये शॉर्टेज किसी तरह से खत्म हो जाए एंड प्राइस विल ऑटोमेटिकली कम डाउन। तो ये जो स्टडी है, ये जो पूरे कंट्री के बेसिस पे सोचा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट?
मैक्रो इकोनॉमिक्स। अमेजोन की सेल आती है ना, फ्लिपकार्ट पे भी आती है, बिग बुलियन डेज, स्मॉल चिलियन डेज, चिल्लर डेज आती है ना सेल। तो सेल ऑल इंडिया अप्लाई होती है, एक दो जोन्स में होती है? ऑल इंडिया। बट आप जैसा खतरनाक बायर अमेजोन से 10 सामान ऑर्डर करवाता है और 9 वापस कर देता है, तो उन्होंने आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। हर चीज आपके मोबाइल पे महंगी नजर आ रही है और दोस्त के मोबाइल पे सस्ती। उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स काम करता है, ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा। कितनी चीजें आपको डिलीवर नहीं हो पा रही हैं, बट आपके दोस्त के मोहल्ले में डिलीवर हो रही हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। और अमेजोन की जो ऑल इंडिया सेल आती है दीपावली में, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इट इज ऑल इंडिया। कौन सा अप्लाई होगा, माइक्रो या मैक्रो? मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया कि नहीं? श्राद्ध का महीना एक हिंदू धर्म में आता है, सबके घर में बढ़िया कोड़े की सब्जी और ये सब बनता है। आप भी मम्मी से बोलते हैं मेरा खाना मत बनाना, दो चार घर देख लेंगे, कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी का श्राद्ध होगा ही होगा। तो पूरे इंडिया में चलता है ये महीना। लोगों के जो पूर्वज ऊपर बैक टू पवेलियन जा चुके हैं, उनकी पूजा पाठ, सेलिब्रेशन एंड ऑल दैट। हैलोवीन वीक इसी को बोलते हैं यूएस में, पता है आपको? इंडिया में लोग चुड़ैल वुड़ैल बन जाते हैं, भूत प्रेत बन जाते हैं ना, तो वहां पे हैलोवीन का जो महीना होता है वो श्राद्ध का ही महीना होता है। और यहाँ पे बड़ा फेस्टिवल नौटंकी करते हैं। ओके, तो होता होगा आपके घर में भी श्राद्ध वगैरह, दादाजी के दादाजी, पापा के दादाजी जो जा चुके हैं ऊपर। मेरा श्राद्ध ना मनाना किसी दिन, गॉट इट, बड़े दिन से सर नजर नहीं आ रहे एक हफ्ते से। तो हैलोवीन जो होता है यूएस में, वो भी श्राद्ध दिवस ही होता है बेसिकली। तो ये पूरे इंडिया में चलता है। तो माइक्रो हुआ कि मैक्रो हुआ? मैक्रो हुआ। समझ में आ गया? और आपका बर्थडे अगर है तो पूरे इंडिया मनाया जाएगा। आप कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो है नहीं, तो इट इज माइक्रो। ओके। एम, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एम होता है कि जितने भी रिसोर्सेज इंडिविजुअल लेवल पे अवेलेबल हैं, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें या वर्स्ट यूटिलाइजेशन करें? बेस्ट। तो आपके घर में कल थोड़े से चावल बच गए थे, मम्मी ने कहा जाओ बाहर जानवर को डाल दो, तो आपने कहा रहने दीजिए, शाम को दोस्त आएगा उसको खिला देंगे फ्राइड राइस बनाकर। माइक्रो इकोनॉमिक्स व्हाट? पर पूरे इंडिया में चावल का प्राइस अननेसेसरी ना बढ़े, ये गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रखना है। इट इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। यूपी में इलेक्शंस चल रहे हैं, महाराष्ट्र में इलेक्शंस चल रहे हैं, माइक्रो। और पूरे कंट्री में जब सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस चल रहे हैं जो अगले साल 2024 में होंगे, इट इज मैक्रो। व्हाट इट? सिग्निफिकेंस, इंडिविजुअल मार्केट्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल बिजनेसमैन की अगर आपको स्टडी करनी है, इट इज माइक्रो। पूरे इंडिया के लेवल पे आपको स्टडी करनी है तो इट इज मैक्रो। आपने टाटा का एक ब्रांड है जूडियो, ये थोड़ा सस्ता ब्रांड है, एक इनका महंगा ब्रांड भी था, अब हर जगह इसका शोरूम नहीं है, कहीं कहीं जगह बंद हो चुका है। नाम बता सकते हैं? वेस्ट साइड। वेस्ट साइड में दिल्ली में जो मिलेगा उसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर होगी, स्टॉक बेटर होगा। लखनऊ में जो मिलेगा थोड़ा सा इंफीरियर, और प्रयागराज जैसी घटिया शहर में जो मिलेगा वो और इंफीरियर, क्योंकि यहाँ पे लोग 2000 का ट्राउजर जनरली नहीं खरीदेंगे। तो जगह के हिसाब से दे डिसाइड देयर बाइंग द प्रोडक्ट टू बी सोल्ड टू द कस्टमर, और ऑल इंडिया दे हैव कॉमन सप्लाई चिल्ड्रन। जगह के हिसाब से आप मैक्स के शोरूम में बेंगलुरु जाएंगे, आपको दूसरा स्टफ नजर आएगा, दिल्ली में कुछ और नजर आएगा, बट इलाहाबाद में सेम। बट रॉयल एनफील्ड वालों ने मोटरसाइकिल लॉन्च की, हंटर, अरे हंटर या फंटर कोई भी, लफंटर मान लीजिए कोई भी। ओके, तो क्या ये इलाहाबाद में अलग मोटरसाइकिल होगी और दिल्ली में अलग होगी? दिल्ली वाली मोटरसाइकिल में स्पीड होगी 340 किलोमीटर, वहां रोड अच्छी है, और यहाँ पे होगी 25 किलोमीटर। ऐसा कुछ नहीं है, इट विल रिमेन सेम। तो रॉयल एनफील्ड जो काम कर रहा है ऑल इंडिया लेवल पे, एक है प्रोडक्ट उनका, हंटर, फंटर, लफंटर, व्हाटसोएवर इट इज, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मैक्रो। बट वेस्ट साइड, मैक्स, ये जगह के हिसाब से बाइंग करते हैं और प्रोडक्ट की सप्लाईज अवेलेबल कराते हैं, इट इज माइक्रो। समझ में आ गई बात? सो एग्जांपल्स आर इंडिविजुअल डिमांड, पर कैपिटा इनकम, ये सब माइक्रो के एग्जांपल्स हैं। मैक्रो में पूरे कंट्री में ऑलरेडी गेहूं की शॉर्टेज है, क्या गवर्नमेंट को गल्फ कंट्री एक्सपोर्ट कर देनी चाहिए गेहूं? बिल्कुल भी नहीं। आपके घर में भी शॉर्टेज है गेहूं की, बट पड़ोसी ज्यादा पैसा दे रहा था, तो आपने कहा घर वालों का करवा चौथ का व्रत रखवाते हैं आज दिन भर। समझ में आ गया? या 9 दिन का नवरात्रि का व्रत रखवाते हैं, या 30 दिन का रोजा रखवाते हैं सबको, और पूरा गेहूं अनाज पड़ोसी मोहल्ले में बेच आए आप। इट इज कॉल्ड एज माइक्रो। फिर घर वाले आपको भी बेच देंगे जाके, वो भी माइक्रो होगा। बट घर वाले ढेर सारे थे तो मैक्रो ने माइक्रो को बेच दिया, घर वालों ने बच्चे को ही बेच दिया, क्योंकि वो राशन पानी बेचने निकल गया। अंडरस्टूड द डिफरेंस है चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी।
अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए चिल्ड्रन, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान जहां पे लिखेंगे वहां लिख लीजिएगा सोशलिस्टिक, और मार्केट इकोनॉमी जहां पे लिखेंगे वहां पे लिख लीजिएगा कैपिटलिस्टिक। तो सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं। सो इफ आई आस्क यू दैट हु रन्स द कंट्री, आप बोलेंगे सर वेरी सिंपल, द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट है। सो व्हेन ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सब भारत सरकार का, सब यूपी गवर्नमेंट का, क्या बोलेंगे कंट्री को? सेंट्री प्लान या सोशलिस्ट, स्वाद अनुसार जो आपको अच्छा लगे। बट इफ एवरीथिंग इज ओन्ड बाय योर फादर, बाय माय पेरेंट्स, बाय अडानीज, बाय अंबानीज, बाय टाटाज, बाय महिंद्राज, इट इज कॉल्ड एज मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट। प्रॉफिट मोटिव होगा तो किस तरह की इकोनॉमी होगी? मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एंड इफ सोशल वेलफेयर इज द मोटिव, सोशलिस्टिक और सेंट्रली प्लान्ड। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? पक्का? अगर सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें क्योंकि उनको कॉस्ट कम रखनी है तभी उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है? कैपिटलिस्ट। और अगर गवर्नमेंट को चिंता है कि इतनी पॉपुलेशन डाकू ना बन जाए, चोरी चकारी ना करे, तो जॉब सबकी लग जाए, कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? सोशलिस्ट तो इकोनॉमी को बोलेंगे, टेक्निक कौन सी यूज करेंगे? लेबर इंटेंसिव। समझ में आई बात की नहीं? पक्का? तो मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, एंड सोशलिस्टिक और सेंट्रली प्लान में भी यूज व्हाट? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कॉपीड बोथ द हेडिंग्स? ये भी लिख लीजिए क्विकली। लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो खैर ये आपको बता चुका हूं, ये गिड़गड़ा रहा है हाथ जोड़कर, और जिनके सामने गिड़गड़ा रहा है वो कौन है? गवर्नमेंट। और मार्केट इकोनॉमी, सारे अली बाबा 40 चोर एक साथ। ओके, तो जब आप राशन की दुकान पे जाते हैं, वेयर इट इज रिटन मुन्ना प्रोविजन स्टोर, वो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। जब आप जाते हैं सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पे, जहां पे गला हुआ दाल चावल मिलेगा आपको, दैट इज कॉल्ड एज सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इफ यू आर स्टडिंग इन अ प्राइवेट स्कूल वेयर योर पेरेंट्स पे ह्यूज अमाउंट ऑफ फी, क्या बोलेंगे? कैपिटलिस्ट। और अगर सरकारी पाठशाला में पढ़ते हैं तो सोशलिस्ट, सोशलिस्ट। समझ गए चिल्ड्रन? समझ गए? दोनों इकोनॉमिक सिस्टम्स में डिफरेंस भी समझ में आ गया? तो प्लान्ड इकोनॉमी बोले या सोशलिस्ट बोले, गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट इकोनॉमी में जय माता दी, गवर्नमेंट से कोई लेना देना, लाओ लड़ो मरो, हमसे कोई मतलब नहीं। प्लान्ड इकोनॉमी में एम क्या है? सोशल वेलफेयर। और मार्केट इकोनॉमी में होता है शोषण, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। गवर्नमेंट हर चीज प्लान करेगी प्लान्ड इकोनॉमी में, बट मार्केट इकोनॉमी में कौन प्लान करेगा? अंबानी एंड अडानी चाचू। ओके, क्या कभी आपने ऐसा सुना है 2 ट्रेन का टिकट खरीदें तो 1 बस का टिकट फ्री मिलेगा? नो। बट साल भर का रिचार्ज एक कर लें तो आपको 25 दिन का रिचार्ज एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सुना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कभी एडमिशन के साथ बुक्स फ्री दे रही है, बट एमिटी यूनिवर्सिटी वाले 1 सेमेस्टर की फीस में डिस्काउंट आपको दे देंगे अगर 12th में आपका 90% आ जाए तो प्राइवेट सेक्टर सो कॉल्ड कंपटीशन में विश्वास करता है। मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विश्वास करते हैं कंपटीशन में। कभी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से कॉम्पीट करेगी? अच्छा तुमने फीस कम कर दी, हम भी और कम कर देंगे। इनका कोई कंपटीशन नहीं होता। मरी हुई भावना है बिजनेस की इनके अंदर। भावना जी समझ गई? पक्का? कंफर्म? हम बिजनेस में बात कर रहे थे, वैसे तो भावना जी जिंदा है, जिंदा दिल है एकदम। समझ में आ गई बच्चों बात? पक्का? चलिए, क्या ये सब नोट्स में लिखा हुआ है? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है पूरी तरह से समाप्त, दी एंड। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन इकोनॉमिक्स।